गुड, वेरी गुड। मिलना चाहिए, इनाम मिलेगा बराबर। फाइनेंस मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है। पहले हम फाइनेंस को अलग समझेंगे, उसके बाद पूरे चैप्टर का मतलब समझते हैं। उससे पहले आज के टाइम पे अगर मैं देखूं तो चीजों को परचेज करने का एक नया तरीका है। पहले अगर आपको कोई भी चीज परचेज करनी होती थी, खरीदनी होती थी, तो आप फुल कैश पेमेंट करते थे या फिर आप बैंक से पेमेंट करते थे, लेकिन आपको कोई भी लोन नहीं मिलता था। पर आज के टाइम पे क्या है, अगर आपको कार लेनी है, बाइक लेनी है, फोन तक लेना है, तो आपको फाइनेंस अवेलेबल है। ये हर किसी को पता है। फाइनेंस का मतलब क्या है? फाइनेंस का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। सिंपल सी बात, आप फंड्स का अरेंजमेंट कर रहे हो, चाहे लोन लेके, चाहे किसी भी तरीके से। ठीक है। अब फाइनेंस का अगर मैं बात करूं जनरल मीनिंग में, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? द फंड्स अवेलेबल फॉर रूटीन एक्टिविटी। अब यहां पे मैंने डे टू डे रूटीन एक्टिविटी को लिया हुआ, पर पूरी मीनिंग ये है कि फंड्स अवेलेबल फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स एंड टू रन द रूटीन एक्टिविटीज। देखो, बड़ी प्लांट एंड मशीनरी परचेज करोगे तभी तो प्रोडक्शन की एक्टिविटी परस्यू कर पाओगे। तो इसीलिए फंड से कैपिटल एसेट्स को एक्वायर करना और उसके बाद रूटीन एक्टिविटी को कंटिन्यू कराना विल बी कॉल्ड एज फाइनेंस। अब आते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट के ऊपर। फाइनेंस का मतलब तो आप समझ चुके हो। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? चीजों को मैनेज करना, फाइनेंस को मैनेज करना। जो भी पैसा लेके आए हो उसको सही तरीके से लेके आना, मतलब सही जगह से लेना, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं, प्लस उसको सही जगह पे यूज करना, विल बी कॉल्ड एज फाइनेंस मैनेजमेंट। डेफिनेशन आपके सामने है, प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेस ऑफ फाइनेंस। प्रोक्योर मतलब कहीं से, जहां से भी आप अवेल कर रहे हो, उसको लेके आ रहे हो, जहां से फाइनेंस आपका हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे कंपनीज में कैसे होता है? जैसे बैंक्स में होता है, डेट से होता है, इक्विटी से होता है। तो कहां से आप प्रोक्योर कर रहे हो, कहां से ले रहे हो, प्लस उसका यूसेज सही तरीके से रखना, ये दोनों चीजों को सही तरीके से करना विल बी कॉल्ड एज फाइनेंस मैनेज। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि कहां से फंड्स अवेलेबल कराए जाते हैं, उनको किस तरीके से यूज करना है, ये दोनों चीजें आपको यहां पर पढ़ाई जाएंगी। तो हमारा थर्ड सेशन है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कहता है? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब फाइनेंस जो आप कराने जा रहे हो, उसके लिए पहले आप एक प्लानिंग कर लो कि आपको उसका क्या यूज है, आगे आप कहां कहां उसको यूज करने वाले हो, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, क्या रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो मतलब उन सब चीजों की क्या करनी है? आपको फाइनेंस करने की प्लानिंग करनी है, सारी चीजें अपडेट करनी है ना। फाइनेंस प्लानिंग में 2 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। पहली बात तो फाइनेंस प्लानिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और दूसरा उसकी इंपॉर्टेंस। ऑब्जेक्टिव बहुत इजी है, जैसी नॉर्मल डेफिनेशन की मीनिंग होती है वही ऑब्जेक्टिव की मीनिंग है। प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव यह है कि पहले आप प्लान कर लें कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां से आप फाइनेंस करा सकते हैं, उनका अननेसेसरी यूज आप ना करें। मतलब इफ यू हैव द राइट्स टू टेक आउट अ इशू इन द मार्केट, मतलब आप मार्केट में पैसा डिमांड कर सकते हैं इक्विटी के थ्रू, डेट के थ्रू, तो आप उस राइट का मिसयूज ना करें, उस रिसोर्स का मिसयूज ना करें। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेर एवर इट इज नीडेड। जब भी फंड्स की जरूरत हो वहां पर फंड्स अवेलेबल हो जाए, ये काम है फाइनेंस की प्लानिंग का। इस तरीके से प्लान करके चलना है कि जब पैसों की जरूरत हो, पैसे आपके पास तैयार हो। नेक्स्ट आता है इसकी इंपॉर्टेंस। एक प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं? पहला तो स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। बिल्कुल सही बात है, अगर प्लान्ड चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं बिजनेस अपने एक्टिविटीज पे फोकस करेगा, रादर देन वो इस चीज पे फोकस करे कि फंड्स कहां से अवेलेबल हो रहा है। मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटी पे फोकस करेगा, क्रेडिटर, डेटर मैनेजमेंट, एसेट्स का मैनेजमेंट, इन पे फोकस करेगा, रादर देन वो इस चीज पे फोकस करे कि फंड्स कहां से आ रहे हैं और उनका कैसे प्रोक्योरमेंट करना है। तो प्लानिंग का ये फायदा है कि बिजनेस स्मूथली रन करता है। देखिए, अगर आप प्लान करके जाते हैं कहीं पे भी, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज में होने वाले सारे खतरों को पहले से ही मेजर कर लेते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही फाइनेंसिंग प्लानिंग अगर होगी तो आप सारे बिजनेस शॉक्स को अवॉइड कर सकते हो। बिजनेस शॉक्स मतलब कि सडनली जो भी बिजनेस में हैम्पर्स होते हैं, बर्डन्स आते हैं, सडनली बिजनेस स्ट्राइक डाउन हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। थर्ड, कोऑर्डिनेशन अमंग्स डिफरेंट फंक्शंस। बिजनेस में क्या क्या फंक्शन होते हैं? परचेज हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, इन सभी एक्टिविटीज में फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के चलता है। फाइनेंस को कितने फंड्स की जरूरत है, इस चीज का काम भी किसका है? फाइनेंशियल प्लानिंग का।
कहीं ना कहीं बिजनेस की एफिशिएंसी भी इंक्रीज करेगी अगर आप फंड्स का इजीली अवेलमेंट करा लेते हो, प्लस प्री प्लान्ड होके चलते हो, कोई भी बिजनेस शॉक्स आपके में नहीं आएंगे, तो क्या हो जाएगा कि बिजनेस एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखिए प्लानिंग जो होती है वो फॉर फ्यूचरिस्टिक पर्पस से होती है, अपकमिंग क्लासेस में आप देखोगे, तो यानी जो भी प्लान बना रहे हो वो आज बन रहा है, लेकिन बन किसके लिए रहा है, भविष्य के लिए। तो इसीलिए जो प्लानिंग होती है वो लिंक होती है बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नेक्स्ट इज लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। ये अभी आने वाली क्लास में आप देखोगे कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बीच में इसका एक लिंक होता है। एंड द लास्ट, जो भी आपके स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हैं प्लानिंग के थ्रू, कहीं ना कहीं जब वो एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी तो आप एक्चुअली क्या परफॉर्मेंस कर रहे हो और आपने क्या प्लान किया था उसका इवैल्यूएशन आप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक्चुअल से कंपैरिजन हो सकता है जो भी स्टैंडर्ड्स आपने प्लानिंग में बनाए थे। This finishes off financial planning. Now we come up to the main chapter again, that is financial management. तो financial management के अंदर और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। यहां पर इंपॉर्टेंस है इसकी, ऑब्जेक्टिव्स हैं, देन 3 मेजर पोर्शन है जिन पे चैप्टर बेस करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड द डिविडेंड डिसीजन। एंड उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल की कहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कहां फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो प्लेसेस और उनके क्या फैक्टर्स होते हैं वो पढ़ना है आपको। फाइनेंस मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस कहां पे होगी फाइनेंस मैनेजमेंट की, जहां बिजनेस के साइज का मैटर होगा। मतलब अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो कहीं ना कहीं वहां पर फिक्स एसेट्स की ज्यादा वेटेज होगी, और अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपके करंट एसेट्स की वेटेज ज्यादा होगी। करंट एसेट की वेटेज ज्यादा होगी का मतलब क्या है कि भाई सिंपल सी बात है, आपको रूटीन एक्टिविटीज ज्यादा परफॉर्म करनी पड़ेगी ट्रेडिंग में, आपको कोई फिक्स एसेट नहीं चाहिए। तो मतलब फाइनेंस मैनेजमेंट कहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिजनेस के साइज पर, उसके फिक्स एसेट के कॉम्पोजिशन पर। सेम चीज जैसा मैंने अभी वर्किंग कैपिटल के लिए बताया था, वर्किंग कैपिटल के कॉम्पोजिशन में भी फाइनेंस मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड का एलोकेशन सही तरीके से करना। ये भी फाइनेंस मैनेजमेंट का काम है कि लॉन्ग टर्म फंड का कहां एलोकेशन करना है, शॉर्ट टर्म फंड का कहां एलोकेशन करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड द लास्ट, डेट वर्सेस इक्विटी रेशियो। देखो आपको डेट और इक्विटी इन्हीं दो के थ्रू फाइनेंस मिलता है मार्केट से, ठीक है। डेट का मतलब हो गया कि लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स, बैंक से लोन लेना, जबकि इक्विटी का मतलब क्या हो गया, जो भी आप पब्लिक से सीधा इशू लेके आते हो लिस्टेड कंपनी में, जो मार्केट में शेयर्स होते हैं वहां से। तो कहीं ना कहीं डेट और इक्विटी के बीच में जो रेशियो डिसाइड होना है वहां फाइनेंस मैनेजमेंट काम आएगा। सो दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ फाइनेंस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहली बात वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है, देखो दो चीजें होती हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हमारा पूरा मतलब होता है अपने को प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, डजंट मैटर कैसे आ रहा है। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहता है कि हमें अपनी मार्केट में इमेज अच्छी करनी है, डजंट मैटर हमें प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये मार्केट में वैल्यू अच्छी करना, जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है अपना प्रॉफिट बढ़ाना। तो कहीं ना कहीं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ गुड एक्टिविटी, आपको लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगी, लोगों के दिमाग में आपकी इमेज अच्छी बनी रहेगी, भले आपकी कंपनी परफॉर्मेंस प्रॉफिट के मामले में अच्छा नहीं कर रही हो, बट इट हैज अ गुड इमेज एज लाइक टाटा हैज, ठीक है, बहुत लंबे समय से चलती चली आ रही। सेकेंड इज एफिशिएंट एंड एड सम वैल्यूज। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा रखते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगी और आपके कंपनी में कुछ वैल्यूज ऐड करेगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करेगी। जैसे केस स्टडी में आप पढ़ोगे अभी कि वैल्यूज ऐड करने का मतलब कि कुछ ऐसी चीज जैसे कुछ सोशल कॉजेज हो गए, सोशल वैल्यूज ऐड करना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो कुछ ऐसे सोशल कॉजेज भी आपके में ऐड करेगी, मतलब आपकी इमेज को अच्छा करेगी, इट ऐड सम वैल्यू। देन फाइनेंस मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक और ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। अगर आपका फंड्स का मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आप टाइम पे हर आदमी को पैसा दे पाओगे। जहां से आपने फाइनेंस करना है, आपको पता है कि आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप उसको रीपे कर सकते हो। तो अगर सब कुछ स्मूथली चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में आपके शेयर के प्राइसेस सही चलते रहेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके करंट शेयर प्राइसेस मैक्सिमम वैल्यू पे रिप्रेजेंट करेंगे अगर आपका फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। नाउ लास्ट पॉइंट इज चूज बिटवीन द 3 ऑल्टरनेटिव्स। मतलब कहने का इन तीनों ऑल्टरनेटिव में हमें चूज नहीं करना है, हमें इन तीनों के अंदर कई सारे ऑप्शन मिलेंगे जिनके बीच में हमें चॉइस रखनी है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। मतलब कहां इन्वेस्ट करें, कहां से फाइनेंस कराएं और कितना डिविडेंड पे करें। डिविडेंड का मतलब हो गया जैसे इंटरेस्ट पे करते हो आप, फाइनेंस कराते हो बैंक से, तो वैसे ही अगर आप
शेयर से फाइनेंस कराते हो, मतलब इक्विटी शेयर से, डिवेंचर से, तो कहीं ना कहीं डिवेंचर से तो नहीं, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, तो आप उसके अगेंस्ट में डिविडेंड पे करते हो किसको, शेयर होल्डर। और ये जो डिविडेंड होता है इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो डिविडेंड पे करना है कि नहीं पे करना है, इस चीज की डिसीजन भी इसी ऑब्जेक्टिव के थ्रू फुलफिल होती है। ये तीनों चीजें भी ऑब्जेक्टिव है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो आज की क्लास में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन को पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम उठाएंगे फाइनेंस डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल को। आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिंपली समझ में आता है वेयर टू इन्वेस्ट, कहां इन्वेस्ट करें, कहां पैसा लगाएं। नाउ दो टाइप के इन्वेस्टमेंट करे जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म पर्पस से लंबे समय के लिए और शॉर्ट टर्म पर्पस से छोटे समय के लिए। तो लॉन्ग टर्म पर्पस से जो भी होता है उसको हम कैपिटल बस्टिंग कहते हैं। कैपिटल बस्टिंग का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करना। तो अब आप जब नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे, मतलब बीकॉम में जाओगे, तो आप देखोगे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको बनाने से पहले कैपिटल की बजटिंग करी जाती है, मतलब एक तरीके से बजट तैयार किया जाता है कैपिटल का कि कितना खर्चा लगेगा, कितना इनकम होगी। तो लॉन्ग टर्म में जो बनता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग एंड शॉर्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं मतलब इन्वेस्टिंग के लिए दो तरीके हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आपको वर्किंग कैपिटल का एनालिसिस करना पड़ेगा, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको कैपिटल बस्टिंग करनी पड़ेगी। नाउ द फैक्टर विच विल अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो कौन कौन से फैक्टर है जो डिसीजन मेकिंग आपकी इफेक्ट करेंगे किसकी, इन्वेस्टमेंट की। तो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात तो कितना मुद्रा आ रही है, कितना पैसा आ रहा है, ये चीज इफेक्ट करेगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज कैश फ्लो ऑफ द बजट। सेकंड पॉइंट इज कितने इन्वेस्टमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, उनका क्या रिटर्न है, उनसे क्या बेनिफिट है, उनके क्या प्रोज हैं, क्या कौन से मतलब क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान है, ये चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। सो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है, कहां कहां तक कितने कितने प्रोजेक्ट्स आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है एंड विच इज द बेटर वन, ये चीज भी एक फैक्टर होगी। देन रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि कोई भी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे कितना रिटर्न में पैसा आपको मिल रहा है। 1 लाख का प्रोजेक्ट है, 10% का रिटर्न है मतलब 10,000 रुपए, और एक प्रोजेक्ट से 12% का रिटर्न मिल रहा है 12,000 रुपए, तो कौन सा लोगे, 12%, मतलब जिसमें हायर रेट ऑफ रिटर्न है। एंड द लास्ट वन इज रिस्क। किस प्रोजेक्ट में रिस्क ज्यादा है, किसमें कम है, मतलब पूरा रिस्क एनालिसिस। ये जो फोर्थ पॉइंट है ये अदर वर्ड होना चाहिए था पर इसका रिस्क नाम रख दिया है, मतलब बाकी बचे हुए जितने भी फैक्टर्स हैं जिनसे वो इफेक्ट हो सकता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सबका इंक्लूसिव इज रिस्क। रिस्क फैक्टर क्या है, किसी प्रोजेक्ट के साथ कौन सा प्रोजेक्ट में ज्यादा रिस्क है, किसमें कम रिस्क है। यहां रिस्क का मतलब है लीगल लिमिटेशंस, गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं, टैक्सेशन की क्या पॉलिसीज हैं, तो वो चीजें मतलब हर प्रोजेक्ट के साथ कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड होता है। तो जिसमें ज्यादा रिस्क उसको नहीं चूज करेंगे, जिसमें कम रिस्क उसको चूज करेंगे। तो बस दिस फिनिशेस ऑफ टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है, इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। तब तक के लिए डोंट ट्रबल एनीवन, जस्ट ट्रबल योरसेल्फ एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू। इस बार एग्जाम तेरी कह के हिलेगी, बातों का मतलब बदल के बताने से सोचा कि आंसर शीट जल्दी भरेगी। कॉलेज से सीधा सब ट्यूशन पे रख लेते जैसे वो तोते हैं। सीखा मैंने जब किताबों को खोला कि तारे जमीन पर होते हैं।